बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुँचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम पवित्र कुरान मजीद की तिलावत एवं अनुवाद से करेंगे। आज आप कुरान मजीद के सूरह इसरा की 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री रफ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरन इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही वमन ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العلي العظيम। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और हर मनुष्य का कर्म पत्र हमने उसकी गर्दन में लटका दिया है और प्रलय के दिन उसे एक खुली हुई किताब की भांति प्रस्तुत करेंगे कि अब अपनी किताब को पढ़ लो, आज तुम्हारे हिसाब के लिए तुम ही काफ़ी हो। जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वह अपने लाभ के लिए करता है
और जो पथभ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें। और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुखभोगी लोगों को आदेश देते हैं। जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, आज शुक्रवार है, खुर्दाद माह की 6, मई की 27 और शव्वाल की 25 तारीख। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की अवसर पर हम आपकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और उसके सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। आज पूरी दुनिया में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत का शोक मनाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि IRGC आतंकवादी गुटों के लिए एक डरावना सपना है। ईरान और भारत ने संबंधों में विस्तार पर बल दिया। भाजपा का दावा 36,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखाते मौके पर ईरान समेत संसार के विभिन्न देशों में शोक मनाया जा रहा है। ईरान, इराक़, भारत और पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत का शोक पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईरान के सभी छोटे बड़े शहरों में शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें वक्ता पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पवित्र जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। शोक सभाओं के आयोजन का क्रम गुरुवार की रात से ही शुरू हो गया था, जो अभी तक जारी है। ईरान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान के आबादान शहर में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने की वजह से कई लोगों के मर जाने और घायल होने की दुखद घटना पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इस घटना के पीड़ित परिवारों के नाम शोक संदेश जारी किया है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ने अपने संदेश में कहा कि आबादान की दुखद घटना जानी नुकसान को कम करने के लिए तेज़ कार्रवाई और सभी संसाधनों को प्रयोग करने की ज़रूरत है। सर्वोच्च नेता ने अपने संदेश में कहा कि इस समय पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के साथ साथ इस चीज़ को भी प्राथमिकता दी जाए कि न्यायपालिका के सहयोग से घटना के जिम्मेदारों को पकड़कर सबक सिखाने वाली सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसी गलती करने का साहस न कर पाए, और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि देश में इस तरह की दुर्घटनाएं आगे न हों।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान और उसकी सरकार और कानूनी सशस्त्र बल, विशेष रूप से IRGC की कुछ फोर्स, क्षेत्र में आतंकवादी और चरमपंथी गुटों के लिए हमेशा एक डरावने सपने जैसी रही है। इस्लामिक गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने एक बयान में कहा कि यह स्वाभाविक बात है कि आतंकवादी और चरमपंथी गुटों का जन्मदाता अमेरिका और व्हाइट हाउस में बैठे इस देश के अधिकारी अपनी पूरी ताकत और आतंकी गुटों को जिंदा रखने और उनका समर्थन करने के लिए लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने वर्षों से ईरानी राष्ट्र और IRGC पर अवैध और क्रूर प्रतिबंध लगाया हुआ है और साथ ही ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में महान योद्धा जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया। ये सब दर्शाता है कि अमेरिका दुनिया में आतंकवाद को कैसे पाल पोस रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती भ्रामक टिप्पणियों के बावजूद बाइडेन प्रशासन बहुत ही विफल नीति अपनाए हुए है। सईद खतीबजादे ने वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हालिया कदम अमेरिकी सरकार की बीमार मानसिकता को दर्शाता है, जो ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अत्यधिक दबाव की नीति को जारी रखे हुए है। माफ कीजिएगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव का कहना है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने वाली जटिल प्रगतियों के दृष्टिगत स्वतंत्र देशों के बीच विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान और सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए जरूरी है। अली शमखानी ने गुरुवार को ताजिकिस्तान में चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ होने वाली मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान में प्रगति उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीधे प्रभावित होने की वजह से हमेशा क्षेत्रीय वार्ता के एजेंडे में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी सुरक्षा के लिए इस देश में एक समग्र सरकार के गठन की जरूरत है। ईरान की ओर से अफगान नागरिकों के पलायन की बड़ी लहर इस बात का चिन्ह है कि इस देश में सामान्य जीवन के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा विभिन्न सामाजिक गुटों को अभी तक हासिल नहीं हो सकी है। उन्होंने बहुत से क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ईरान और भारत के संयुक्त दृष्टिकोणों को आर्थिक संबंधों के विस्तृत करने के लिए फायदा उठाने का एक अहम अवसर करार दिया, जिससे दोनों देशों के लिए 5 वर्षीय व्यापार के लिए संभावित $30 अरब का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि चाबहार बंदरगाह को सक्रिय करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग स्वीकार्य है, लेकिन वर्तमान गतिविधियों में तेजी लाने से दोनों देशों के मध्य एशियाई मंडियों तक पहुंच में वृद्धि हो सकती है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और आतंकी हमलों के क्रम पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक समग्र सरकार के गठन में विफलता एक चुनौती थी, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले आतंकी गुट अब भी इस देश में सक्रिय हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने शुक्रवार को रूसी फेडरेशन की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाया पेट्रोशेव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एडमिरल अली शमखानी ने दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर उच्च स्तरीय परामर्शों की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई प्रगति के हवाले से तेहरान मॉस्को सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने रूस के विरुद्ध पश्चिम के व्यापक प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान 43 साल से प्रतिबंधों के निशाने पर है और आज़ाद देशों पर राजनीतिक इच्छा थोपने के लिए प्रतिबंधों के निष्प्रभावी होने का चिन्ह बन गया है। उन्होंने अमेरिका की एकपक्षीय नीतियों से निपटने के लिए तेहरान और मॉस्को के बीच रणनीतिक सहयोग स्थापित किए जाने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि ऐसा लगता है कि जंग की समाप्ति के साथ रूस के विरुद्ध प्रतिबंध खत्म नहीं किए जाएंगे, इसीलिए जरूरी है कि एक रणनीतिक और दीर्घकालिक परियोजना पर दोनों देश मिलकर काम करें। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कर्नाटक के भारत के कर्नाटक राज्य में इन दिनों मंदिर मस्जिद विवाद गहराता जा रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि 36,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और उन पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। उनका कहना था कि मुसलमानों को कहीं और मस्जिदें बनाने दें और नमाज अदा करने दें, लेकिन हम उन्हें अपने मंदिरों पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना था कि सभी 36,000 मंदिरों को हिंदुओं द्वारा कानूनी रूप से पुनः प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने जिन्ना के भाषण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने पर सवाल करते हुए कहा कि क्या आरएसएस के संस्थापक के.वी. हेडगेवार द्वारा दिए गए भाषण पर एक पाठ के बजाय जिन्ना पर एक पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हेडगेवार का भाषण जो स्कूली पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि की संस्कृति और देशभक्ति का परिचय देना था। लेबनानी सूत्रों का कहना है कि गुरुवार रात दक्षिणी लेबनान में एक इस्राएली ड्रोन तबाह हो गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसराइल का जासूसी ड्रोन दक्षिणी लेबनान में एतशाब और रमीश इलाके में हवाई क्षेत्र में ड्रोन नष्ट हुआ। वहीं इसराइल ने स्काई क्लार्क प्राचीन क्षेत्रों पर उनके अवैध कब्जे की याद को ताज़ा करना है। दक्षिण यमन के अदन शहर में एक बाजार में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 35 लोगों के हताहत और घायल होने की सूचना है। इसराइली ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे इराक की संसद में पास होने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव में रहेगा। भारत नियंत्रित कश्मीर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के खिलाफ तनावपूर्ण हालात हैं। दूसरी ओर हिंसा की घटनाएं भी जारी हैं। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही है। आरंभ करते हैं इराकी संसद के प्रस्ताव से। इराक की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके इसराइल के साथ किसी भी तरह के रिश्ते रखे जाने को अपराध घोषित कर दिया है। बगदाद से जलाल खालिदी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास। मजलिस النواب يعقد جلسة للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني। इराक की संसद ने बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की हर कोशिश को अपराध घोषित कर दिया है। गुरुवार को होने वाली बैठक में सांसदों ने साफ शब्दों में कहा कि इराक हमेशा फिलिस्तीन का समर्थक और इसराइल के गैर कानूनी कब्जे का विरोधी रहेगा और इसराइल से किसी भी तरह का रिश्ता अपराध है। एक सांसद ने कहा कि इस प्रस्ताव के पारित होने से इराकी जनता की इस इच्छा का ऐलान हो गया कि इराक फिलिस्तीन का समर्थक है और रहेगा। इराक में जनता या संसद किसी को भी इसराइल से रिश्ते कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये से IRIB के लिए जलाल खालिदी की रिपोर्ट। उत्तरी कोरिया के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रूस और चीन का जोरदार समन्वय नजर आया है। न्यूयॉर्क से कामरान नजफजादे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रविश जैदी। ऐसा लगता है कि बीजिंग और मॉस्को इस समय विदेश नीति में भरपूर समन्वय के साथ कदम उठा रहे हैं। अमेरिका ने एक हफ्ते तक सुरक्षा परिषद पर दबाव डाला कि उत्तरी कोरिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए। पियोंगयांग के कोयले और फिशरी पर पूरी तरह प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया से पहले ही सुरक्षा परिषद में एक मसौदा
पेश कर दिया और दूसरों से मांग की कि वे इसका समर्थन करें। क्यों? continue to grow more dangerous. इसलिए कि किम जोंग उन ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, लेकिन रूस और चीन ने वीटो कर दिया। ये पिछले 16 साल में पहली बार हुआ है कि सदस्यों के बीच उत्तरी कोरिया पर मतभेद खुलकर बयान किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा लाए गए मसौदे में तंबाकू और तेल को निशाना बनाया गया था। सुरक्षा परिषद की बैठक लगभग बेनतीजा समाप्त हो गई। उधर किम जोंग उन ने बाइडेन से मुलाकात का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उत्तरी कोरिया के शासक की ये प्रतिक्रिया बहुत कुछ बताती है। इस इनकार में बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। सबसे पहला संदेश तो ये है कि उत्तरी कोरिया को अमेरिका की नाराजगी की फिक्र नहीं है, क्योंकि एक तो अमेरिका अब इस हालत में नहीं रह गया है कि वो उत्तरी कोरिया पर धौंस जमा सके, और दूसरे ये कि उत्तरी कोरिया को यकीन है कि चीन और रूस के साथ उसके संबंध प्रतिबंधों का सामना कर रही उत्तरी कोरिया की इकोनॉमी के लिए नजात की नौका का काम करेंगे, जैसा कि अब तक होता आया है। दुनिया के बहुत से देशों, यहाँ तक कि खुद अमेरिका में विचारकों के बयान लगातार आ रहे हैं कि पोस्ट अमेरिकन एरा की शुरुआत हो चुकी है। यानी दुनिया अब जिस तरह के हालात से गुजर रही है उसमें वाशिंगटन, यहाँ तक कि नेटो के पास भी किसी देश पर दबाव डालने और किसी सरकार को धमकाने की क्षमता नहीं रह गई है। ये विचार वैसे तो काफ़ी पहले से पनप रहा था, लेकिन हालिया समय में यूक्रेन युद्ध से इस विचार को और ज़्यादा बल मिला है। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट। भारत नियंत्रित कश्मीर में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ घाटी में आक्रोश नजर आ रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिब्ते मोहम्मद हसन। JKLF अध्यक्ष और अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक को नई दिल्ली की एक अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जुम्मा दिवस को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया है, परंतु नमाज की अनुमति दी गई है। श्रीनगर के मासूमा क्षेत्र जहां पर मोहम्मद यासीन मलिक का निवास मौजूद है, में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी नियुक्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दिवस से श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में इस निर्णय के विरोध में लोगों ने आपत्ति जताते हुए अपना कारोबार बंद कर रखा है। प्रशासन का कहना है कि मोहम्मद यासीन मलिक को जो सजा मिली है वो कानूनों के आधार पर हुई है और इसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से जारी है। 2 अलग अलग इनकाउंटर्स में 4 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं, जिसमें IGP कश्मीर का कहना है कि जो 2 दिवस पहले एक टीवी आर्टिस्ट हताहत कर दी गई थी, उनके आरोपियों को भी हताहत कर दिया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि दक्षिणी कश्मीर के ओंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ जो 2 मिलिटेंट हताहत हुए, उनमें से एक वड़ीपोरा चाडुरा का रिहायशी था और वो इस आमरीन नामी उस टीवी आर्टिस्ट की हत्या में आरोपी था। उन्होंने कहा कि इस तरह फकत 24 घंटों के दौरान उन आरोपियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। जबकि श्रीनगर के बसपोरा में भी एक ऐसी मुठभेड़ में 2 अन्य अलगाववादी छापामारों के हताहत होने की सूचना है जो स्थानीय है। इस बीच फकत 3 दिवस के बीच में 10 के निकट अलगाववादी और 1 सुरक्षाकर्मी हताहत हुआ है। हिंसक घटनाओं में बहुत तेजी आई है। IGP कश्मीर ने कहा है कि अलगाववाद और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IGP कश्मीर ने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में। श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है। उसमें
2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मार लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। इधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो अलगाववादी गुटों के गठबंधन है ने एक बार फिर नई दिल्ली से प्रार्थना की है कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी नीतियों में तब्दीली लाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग कश्मीर समस्या का शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, परंतु हमारी आवाज को ताकत के बल पर दबाया जा रहा है, जो सही नहीं है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। और श्रोताओं, कश्मीर के हालात पर सिप्ते मोहम्मद हसन की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और राजनीतिक चर्चा के बाद अब आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है पैगम्बर इस्लाम के पौत्र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शहादत दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। और इस विशेष कार्यक्रम के बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा सभा का अंतिम कार्यक्रम पत्र संसार। तो लीजिए, पहले सुनिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शहादत दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, 25 शव्वाल सन 148 हिजरी कमरी पैगम्बर इस्लाम के उत्तराधिकारी और हज़रत अली के वंशज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। लगभग 3 दशकों तक ईश्वरीय मार्गदर्शन की जिम्मेदारी संभालने के बाद 65 वर्ष की आयु में अब्बासी खलीफा मंसूर ने जहर द्वारा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को शहीद करा दिया था। आपकी शहादत के दुखद अवसर पर हम हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ऐसी महान हस्ती थे जिसके अथक प्रयासों को पैगम्बर इस्लाम के बाद इस्लामी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी शहादत से न केवल इस्लामी जगत दुखी हुआ, बल्कि ज्ञान और सत्य के खोजियों को भी इससे बहुत दुख पहुंचा। इमाम जाफ़र सादिक की कुनियत अबा अब्दुल्ला थी और आपका मशहूर लक़ब सादिक था। ये एक हकीकत है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिजनों का एक संयुक्त लक्ष्य इस्लाम की सुरक्षा और अत्याचार एवं अन्याय से मुकाबला करना था। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों के मुताबिक प्रतिरोध की शैली का चयन किया। इन महान हस्तियों ने विभिन्न शैलियों में इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार एवं प्रसार करके इस महान जिम्मेदारी को अंजाम दिया। सारे ही मासूम इमामों की जीवन शैली और उनकी नीति का निर्धारण तत्कालीन समय की परिस्थितियों के अनुसार रहा है। अगर हम उनमें से हर एक के काल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तो हमें उनके आचरण के सिद्धांतों में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नजर नहीं आएगा। ये इसलिए है क्योंकि वे सभी एक उद्देश्य रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य का पीछा किया। हालांकि उनमें से हर एक ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की रणनीतियों का चयन किया।
वास्तविकता यह है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने समय की परिस्थितियों के दृष्टिगत इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार एवं प्रसार किया। आपने एक इमाम के रूप में अपनी जिम्मेदारी को उचित ढंग से निभाया। एक ईश्वरीय मार्गदर्शक के रूप में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने लोगों एवं समाज के प्रशिक्षण और इस्लाम के वैचारिक मत की बुनियाद रखने को ज़रूरी समझा। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का काल एक ऐसा काल था जिसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटीं। उनके काल को इस्लामी इतिहास की घटनाओं से भरा हुआ काल भी कहा जा सकता है। उस काल में शासन का हस्तांतरण बनी उमैया से बनी अब्बास को हो रहा था, जिस दौरान बहुत ही अधिक उतार चढ़ाव आए। दूसरी ओर ये काल मतों और विचारधाराओं के टकराव एवं दार्शनिक विचारों के फैलाव का भी काल था। इस काल में मुसलमान भी ज्ञान की प्राप्ति में आगे आगे थे। इसके अलावा अनुवाद द्वारा इस्लामी जगत तक दार्शनिक विचार पहुंच रहे थे। निश्चित रूप से इस काल में असमंजस की स्थिति में पड़ने और सुस्ती दिखाने से लोग भटक जाते। ऐसे में इस बात का भय बना हुआ था कि लोग धर्म का गलत मतलब न निकालने लगें। ऐसे संवेदनशील दौर में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सामने एक कठिन एवं अहम जिम्मेदारी थी। एक और लोगों के नास्तिक होने का खतरा था, तो दूसरी ओर इस्लामी सिद्धांतों एवं शिक्षाओं को परिवर्तन और गलत मतलब निकालने जैसे काम से सुरक्षित रखना था। इन संवेदनशील परिस्थितियों में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस्लामी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने का पीड़ा उठाया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की 34 वर्ष की इमामत के दौरान ईश्वरीय शिक्षाओं की प्राप्ति की चाहत रखने वालों के लिए प्रत्यक्ष रूप से ईश्वरीय प्रतिनिधि द्वारा उन्हें प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम अवसर मौजूद था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने सार्वजनिक रूप से एवं विशेष रूप से भी लोगों को विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया। आपके सार्वजनिक क्लासों में शिया और सुन्नी दोनों ही भाग लिया करते थे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम लोगों के बीच मानवीय एवं भावनात्मक गहरे रिश्तों की बहुत सिफारिश करते थे। वे फरमाते थे कि एक दूसरे से जुड़ जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ भलाई करो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत एवं विनम्रता से पेश आओ। जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत का काल आरंभ हुआ तो आपके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से तत्कालीन शासक ने आपके अनुयायियों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लोगों तक इस्लामी शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाया। इसके माध्यम से वे लोगों से जुड़े रहते थे। अपनी किताब इरशाद में शेख मुफीद लिखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग आसपास और दूर दराज के इलाकों से आया करते थे। हर जगह उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। इमाम ने विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां अंजाम दी थी। हदीस के विशेषज्ञ विद्वानों ने हजरत से हदीस बयान करने वाले विद्वानों की संख्या लगभग 4000 बताई है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने शिष्यों का बहुत सम्मान करते थे और उनका प्रोत्साहन किया करते थे। वे कभी कभी खुद भी उनसे मुलाकात के लिए जाते थे। एक दिन हज़रत ने अपने एक शिष्य अबू हमज़ा से कहा, वास्तव में तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक अन्य शिष्य अक़बा बिन खालिद का कहना है कि जब हम हज़रत से मुलाकात के लिए जाते थे तो वे फरमाते थे कि स्वागत है उन लोगों का जो हमें अपना दोस्त मानते हैं, हम भी उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। ईश्वर लोक परलोक में तुम्हारे साथ रहे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम समस्त लोगों को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे युवाओं को संबोधित करते हुए कहा करते थे कि मुझे तुम जवानों में से किसी को इन दो स्थितियों के अलावा देखना पसंद नहीं है, या वे विद्वान हों या फिर विद्यार्थी। इसी प्रकार आप फरमाते थे, ज्ञान प्राप्त करो और उसे दूरदर्शिता एवं सज्जनता से सजाओ। अपने शिष्यों के साथ विनम्र रहो
और गुरुओं के सामने सभ्य बनो। कदापि विद्वानों के सामने स्वार्थी न बनो, इसलिए कि इससे तुम्हारी सच्चाई समाप्त हो जाती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने इन बहुमूल्य कथनों में ज्ञान प्राप्ति के सही उद्देश्य का उल्लेख किया है। आपने विद्यार्थियों से सिफारिश की है कि वे लोग उत्कृष्टता की प्राप्ति एवं लोगों की सेवा के उद्देश्य से ज्ञान प्राप्त करें। जो ज्ञान दिखावे और गर्व के लिए प्राप्त किया गया हो, उसका कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसका नुकसान ही होता है। इस प्रकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उचित अवसर का लाभ उठाते हुए और समाज की ज़रूरतों के मद्देनज़र अपने पिता इमाम मोहम्मद बाक़िर के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा शैक्षिक केंद्र स्थापित किया। उनके इस केंद्र में हिशाम बिन हकम, मुफज्जल बिन अम्र और जाबिर बिन हय्यान जैसे बहुत से शिष्यों ने हिस्सा लिया। जाबिर बिन हय्यान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य थे जिन्होंने रसायन शास्त्र के विषय पर 500 बड़ी छोटी पुस्तकें एवं पुस्तिकाएं लिखी हैं। बाद में जाबिर बिन हय्यान रसायन शास्त्र के जनक के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। मध्ययुगीन काल में जाबिर बिन हय्यान की किताबों का विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुफज्जल भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक दक्ष शिष्य थे। उन्होंने तौहीद मुफज्जल नामक किताब लिखी, जिसे आज भी धार्मिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ाया जाता है। केवल शिया मुसलमान ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शिष्य नहीं थे, बल्कि सुन्नी मुसलमानों ने भी इमाम के ज्ञान से काफ़ी लाभ उठाया। सुन्नियों के 4 इमामों में से कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इमाम के शिष्य थे। उन इमामों में सबसे प्रमुख अबू हनीफा थे। अबू हनीफा ने 2 वर्षों तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ज्ञान प्राप्त किया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने धर्मशास्त्र को लिखित रूप में पेश किया। उन्होंने अपने शिष्य विद्वानों सहित ज्ञान का मूल्यवान भंडार इस्लामी जगत के लिए विरासत में छोड़ा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के प्रयासों से नैतिकता, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, कुरान की व्याख्या और अन्य विषयों में काफ़ी महत्वपूर्ण ज्ञान इस्लामी जगत को प्राप्त हुए। ज्ञान पर आधारित इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं। इमाम के नेतृत्व में शिया मत ऐसा पहला मत था जिसकी धार्मिक बुनियादों का आधार विचार और बुद्धि पर आधारित था। किसी भी अन्य मत की तुलना में इस मत में ज्ञान और बुद्धि को अधिक महत्व प्राप्त है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं के कारण शिया मत को जाफरी मत के नाम से जाना जाता है। लोगों में जागृति लाने के कारण इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बनी उमैया और बनी अब्बास की नज़रों में खटका करते थे। उनके अत्याचारों के बावजूद विभिन्न अवसरों पर इमाम ने इन शासकों का विरोध भी किया। द्वितीय अब्बासी खलीफा मंसूर 21 वर्ष तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का समकालीन था। वो इमाम की गतिविधियों से बहुत चिंतित रहता था। वो इमाम और जनता के बीच दूरी उत्पन्न करने का प्रयास करता रहता था। मंसूर ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर बहुत अत्याचार किए। अपने हर प्रकार के अत्याचारों के बावजूद वो हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मार्गदर्शन के द्वीप की रोशनी को समाप्त नहीं कर पाया। अंततः जब उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने में खुद को असहाय पाया तो एक साजिश के तहत इमाम को जहर दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे आज ही के दिन शहीद हो गए। आपको पवित्र नगर मदीने के जन्नतुल बकी नामक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दोस्तों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर हम अपने सभी श्रोताओं की सेवा में हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और इसी के साथ अनुमति चाहते हैं।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। दीदी मरियम और भैया रविश का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। और एक चीज़ और दीदी साथ में कहते चलें कि आज जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, तो हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपकी सेवा में संवेदना व्यक्त करते हैं। तो भैया, आज भी हम हमारे कार्यक्रम में कमेंट्स और पत्र ईमेल शामिल कर रहे हैं और कुछ श्रोताओं के विचार भी शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ईमेल है जसवाड़ी ज़िला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे का। लिखते हैं कि मैं प्रतिदिन रेडियो तेहरान हिंदी सेवा के कार्यक्रम सुनता हूँ। आपके सब कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे दिनांक 22 अप्रैल दिन शुक्रवार का कार्यक्रम पत्र संसार बेहद पसंद आया। कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र के उत्तर सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं नियमित रूप से आपकी वेबसाइट पर जाकर विभिन्न लेखों को पढ़ता हूं और समाचार भी देखता हूं। शुक्रिया। दुर्गेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप निरंतर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं। और सबसे विशेष बात यह है दीदी कि ये हमारे सभी कार्यक्रमों को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है बिल्कुल वो सुनते हैं और उसके ऊपर अपनी राय भी देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत, यानी हमारा जो हौसला बढ़ाती है ये चीज़ें, और हमको इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि हम आप तक सही खबरों को और सही चीज़ों को पहुँचाएँ। जी। उरुज मेहदी, इन्होंने कहाँ से नहीं लिखा है, लेकिन लिखते हैं कि शिया समुदाय ने माह रमज़ान के अलविदा जुम्मे को कुछ दिवस की शक्ल में मनाया। यह हमें बहुत देर से मिला है, ये भी बता दो आपको भैया। नूरिया सराय में नमाज के बाद बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा जो फ़िलिस्तीन में है और इस पर इसराइल का 1948 से नाजायज़ कब्ज़ा है। आज़ादी के लिए इसराइल के खिलाफ नारेबाजी इसमें की गई। ईरान के धर्मगुरु इमाम खोमेनी साहब ने 1979 को कुछ दिवस माने जाने का ऐलान माह रमज़ान के अलविदा जुम्मे के लिए किया था। तब से लेकर आज तक अलविदा जुम्मे को कुछ दिवस मनाया जा रहा है। नूरिया सराय में बाद नमाज के मौलाना मीसम अब्बास, डॉक्टर आबिद हैदरी, मौलाना मजहर पैकर संभाली और सभी नमाजियों ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी और मस्जिद अक्सा से नाजायज़ कब्जा हटाने की दुआ की। उरूज मेहंदी साहब, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि केवल शिया समुदाय जो है जी वो अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिवस जो है वो नहीं बनाता, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वो अपने अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिवस को मनाते हैं। और ये विशेष नहीं है किसी एक समुदाय का, बल्कि ये कुछ दिवस जो है वो एकता का भी प्रतीक है, जहां हम अपने यानी फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता, अपना समन्वय उनको दिखाते हैं। उसी तरह ये एकजुटता भी है तमाम मुसलमानों के दरमियान, तमाम मुसलमानों के बीच। तो इस चीज़ को आप अलग कर दिए कि ये कुछ दिवस जो है वो केवल शिया समुदाय मनाता है, बल्कि इमाम खोमैनी की कॉल पर, उनके आदेश पर पूरी दुनिया के मुसलमान इस दिन, बल्कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें हर दिन जो है वो फ़िलिस्तीनियों के बारे में सोचना चाहिए, बैतुल मुक़द्दस के बारे में, मस्जिदुल अक्सा के बारे में सोचना चाहिए। इस दिन को विशेष किया है ताकि हम जो है कम से कम एक दिन ऐसा हो कि उसको भूलें नहीं। जी दोस्तों, अभी जैसा कि आप हमारे प्रिय श्रोताओं के ईमेल के बारे में सुन रहे थे, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बातें, हमारी चीज़ों के बारे में, हमारे कार्यक्रमों के बारे में बताया है। और हम आशा करते हैं जो भी हमारा इस वक्त कार्यक्रम सुन रहा है, आप भी जल्दी से अपना मोबाइल पे सुन रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, जल्दी से अपना मोबाइल उठाएँ, अपना कंप्यूटर उठाएँ नहीं बल्कि कंप्यूटर पर क्लिक करें और हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय को हम तक पहुँचाएँ। तो आप चलते हैं दीदी के पास और देखते हैं दीदी के पिटारे में आज क्या है। उनके जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होता है, दीदी का जो कार्यक्रम होता है, उसमें अक्सर दीदी या खाने की चीज़ लाती हैं या घुमाने की चीज़ लाती हैं। वैसे दीदी पेट तो आज जो है भरा हुआ है, तो आज घुमा ही दीजिए आप। जी। किस्म होर्मुज जलडमरू में एक सुंदर ईरानी द्वीप है जो फार्स की खाड़ी को ओमान सागर से अलग करता है। डॉल्फिन के आकार का ये फार्स की खाड़ी का सबसे बड़ा और दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा द्वीप है।
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और जियो पार्क के रूप में प्रसिद्ध किश्म बहुत सारे आकर्षणों का केंद्र है जो किसी भी पर्यटक को प्रभावित करता है, जिसमें सुखद समृद्ध तट, प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव, गुफाएं, घाटियां और अद्भुत जंगलों से घिरे हुए नीले पानी के झील भी शामिल हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ईरान का दूसरा सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन क्षेत्र है ये। किश्म कई प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यापारिक आकर्षणों को समेटे हुए है। ये कई गांवों की मेज़बानी करता है जो अपनी संस्कृति, वेशभूषा तथा प्रकृति में अद्वितीय है। बिल्कुल सही बात कहा है दीदी। और श्रोताओं, सच ये है कि दीदी जो किस्म के बारे में बता रही, इसी तरह ईरान में एक द्वीप है कीश। तो ईरान में जो जगह है, स्थान है खास, विशेषकर जो घूमने फिरने की और इस तरह के जो छोटे छोटे, अब ये छोटा तो नहीं कहा जाएगा बल्कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस तरह के जो द्वीप हैं वहाँ पर काफ़ी सुंदरता है, यानी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। पहाड़ आप देखेंगे, फूल के अलग अलग जो हैं वहाँ पर बाग हैं। इसके अलावा गुफाएं, जैसे आपने बताया, ये ऐसे स्थान है जहाँ पर लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए। और इन तमाम जगहों पर हमेशा भीड़ रहती है, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। और यहाँ के मौसम भी बहुत सुहाना रहता है। और सबसे विशेष चीज़ जो मुझे पसंद है इन स्थानों की, वो ये है दीदी कि आप देखें, दुनिया में जाएं, जो बीच हैं, समुद्री बीच हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। लेकिन इन स्थानों पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ के पानी, जैसा भी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, नीला पानी है। तो यहाँ पर नीला पानी होने के, नहीं, पानी आमतौर से नीला ही होता है लेकिन वो गंदगी की वजह से दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है। जो घूमने आने वाले लोग होंगे और आएंगे, उनको यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए, अब दीदी ने हम लोग को घुमा दिया है, किस्म की सैर करा दी है। तो अब चलते हैं कि दीदी के पास कमेंट्स में क्या क्या है और किसके किसके कमेंट्स हमारे लिए हैं। जी, ईरान ने परमाणु समझौते के बारे में अपने पत्ते खोल दिए। इस पर मोहम्मद लिखते हैं, आईएईए के प्रमुख के साथ मजबूती से खड़े हों और बिना किसी हिचकिचाहट के सही बात कहें। ये युग सत्यता का युग है और असत्य और धोखे का युग चला गया है। चिंता के बिना कहो और ठीक वही करो जो तुम कहना और करना चाहते हो। फ्री मेसन राक्षसों को अपने काम और निर्णयों में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। बिल्कुल सही बात कही है मोहम्मद जी आपने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मोहम्मद जी के, अगर किसी भी देश पर, जितना ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, पूरी दुनिया में किसी भी देश पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है और अत्यधिक दबाव की नीति भी जो है वो अमेरिका द्वारा जारी है, उसके बावजूद ईरान सच के रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। अगर यही कंडीशन किसी और देश की होती, इस वक्त वो सरेंडर कर चुका होता इन ताकतों के आगे। लेकिन ईरान ने अपने आप को मजबूती से बनाए रखा, आज भी अपनी बातों पे खड़ा है और सिर्फ इसलिए खड़ा रह पा रहा है कि वो सच के रास्ते पर चल रहा है। तो ये जो सच्चाई का रास्ता है, इसमें कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन कहते हैं कि सत्य जो है वो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। देर में आपको उसका नतीजा मिलेगा, लेकिन जो है वो नतीजा ज़रूर मिलेगा। और जब नतीजा मिलेगा तो उसका जो सुख होता है वो झूठ के रास्ते से और छल और कपट के रास्ते से ज़्यादा अच्छा नतीजा होता है। फिलिस्तीनियों की अरब देशों से उम्मीद खत्म हो गई। प्रतिरोध ने लेबनान को स्वतंत्र कराया। सैयद हसन नसरुल्लाह। इस पर अली लिखते हैं, अधिकांश अरब देश भ्रष्ट यूएस के कठपुतलियों द्वारा शासित हैं। उनके लोग बदले में जो चाहते हैं उसके विपरीत ये करते हैं। यूएस में अरबों के लिए बिलियंस डॉलर्स मुफ्त में चेंज करके देते हैं। यदि उन अरब देशों में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता होती तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही है। और आज अरब देश जो हैं वो धीमे धीमे जो अवैध ज़ैहुनी शासन है उसके शरण में चले जा रहे हैं। वो भी उनका जो आका है इन अरब देशों का, वो अमेरिका, उसके वजह से। बहरहाल ये हुकूमतें जो हैं, वहाँ की जो जनता है, वो आज भी उनके दिल जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस
मस्जिदुल अक्सा के लिए धड़कते हैं, फ़िलिस्तीन की जनता के लिए धड़कते हैं, लेकिन जो वहाँ के शासक हैं इन देशों के, उनके दिल ही नहीं हैं। उनके दिल जो हैं वो बिल्कुल पत्थर के हो चुके हैं और उनके दिल में दर्द जो है वो सिर्फ अपने लिए है, अपने पैसे, अपने ऐशो आराम के लिए है। इसलिए वो मुसलमानों और मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। वो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में अपने आप को अपनी गद्दी पे बनाए रखना चाहते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेन कारण यही है, जनता कहीं की भी हो, जनता जो है भोली भाली होती है और उसके ऊपर प्रेशर होता है। अगर कोई आदमी बाहर निकलता है तो 10 तरह के उसके ऊपर केस लाद दिए जाते हैं, हर तरह के अत्याचार किए जाते हैं। बहरहाल फ़िलिस्तीन हमारा है, फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है और उस पर अधिकार बना रहेगा। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम अपनी आँखों से देखेंगे कि वहाँ तमाम दुनिया के मुसलमान एक साथ मिलकर नमाज़ पढ़ रहे होंगे। तो दीदी, हमें लगता है कि हमारे पास अब समय कम है, लेकिन जल्दी से चलते हैं किसी एक श्रोता के विचार, जिसका भी आप नाम बताइए, चल के उसका सुनते हैं। जी, बिहार से ये हमारे अच्छे श्रोता हैं मुकुंद कुमार, और ये अभी भी विद्यार्थी हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, इनके विचार सुनते हैं। मेरा नाम मुकुंद कुमार है। मैं ग्राम पिपराही, जिला शिवहर, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस वर्ष 10वें वर्ग में मैं गया हूँ और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और विज्ञान के क्षेत्र में मुझे बहुत रुचि है और मैं एक क्लब से भी जुड़ा हूँ जी। वो विज्ञान का क्लब है और विज्ञान में मैं आगे ये करना चाहता हूँ और रेडियो तेहरान को भी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा है। मेरे क्लब का नाम है पूज्य महात्मा गांधी रेडियो लिसनर्स क्लब। अध्यक्ष हूँ। अभी तो 20 सदस्य हैं। एक्चुअली अभी तो मैं नया श्रोता हूँ, इसलिए उतने बारे में तो जानकारी भी नहीं है, लेकिन 20 बिल्कुल यंग लोग हैं और सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी। और मैं पत्र में लिखूंगा, उनको भी बताऊंगा कि आप भी लिखिए लेटर। ये डॉक्टर हेमंत साहब भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले के गोराटी ग्राम के हैं, निवासी हैं। तो उन्होंने मतलब वो हमारे विज्ञान के बारे में, विज्ञान में जैसा कि मैंने आपको बताया है, विज्ञान क्लब से भी मैंने जुड़ा है, तो उसी के अनुसार हमें उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने ही बताया कि वो रेडियो के बहुत दिग्गज आदमी हैं। वो विश्व स्तर के जितने भी रेडियो हैं सभी को सुनते हैं, सभी के प्रोग्राम पर टिप्पणी करते हैं और उन्होंने क्लब भी बनाया है।